तो सवाल इंडिया का में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान पूर्व पावर सेक्रेटरी राजदान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला राजदान साहब। जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि ये तकरीबन 18 राज्यों में इस समय ऊर्जा का संकट या पावर क्राइसिस दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों की बिजली जा रही है। मैं जिस शहर मुंबई में बैठा हूँ वहाँ पे भी पहली बार इस तरीके से लोगों को महसूस होना शुरू हुआ है कि कोई बिजली का संकट है। तो ये क्यों हो रहा है? ये ज्यादा संकट जो है वो उत्तरी भारत में है, जिसको कि आपको पता है कि इस वक्त एक हीट वेव की चपेट में है। और आज से नहीं, करीब अब 10-15 दिन हो रहे हैं कि सीजन से पहले ही टेम्परेचर्स काफी बढ़ गए हैं और बेहद सूखा सा पड़ रहा है। इस वक्त डोमेस्टिक लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड, एग्रीकल्चर लोड, सारे लोड्स जो हैं तकरीबन पीक पर हैं। हम कोविड से हाल में ही निकले हैं और एक्टिविटी जो कमर्शियल है वो भी पीक पर है। दूसरी हीट की वजह से जो इसमें एयर कंडीशनिंग लोड है वो बहुत बढ़ गया है, कमर्शियल लोड बढ़ गया है। साथ साथ जो आपकी कोल की खपत है उसमें जो इंपोर्टेड कंपोनेंट था अक्रॉस द कंट्री वो इस वक्त तकरीबन बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं पीछे वॉर सिचुएशन की वजह से, और डोमेस्टिक कोल पर सारी मार आके पड़ रही है। तो डोमेस्टिक कोल की हमें काफी हैवी डिपेंडेंस है, समझिए फॉसिल फ्यूल्स पे। जो हमारे कोल फायर्ड स्टेशंस हैं या दूसरे जो फॉसिल फ्यूल स्टेशंस हैं वो करीब 60% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और 78% जो एनर्जी मिल रही है वो करीब फॉसिल फ्यूल से ही मिल रही है। गैस का उसमें भी शेयर है मगर कम है। तो इस वक्त मैं समझता हूं सप्लाई की तरफ से भी कंस्ट्रेंट है, जो कि थर्मल कोल बेस्ड पावर है। दूसरी डिमांड पूरी चरम सीमा पे है। तो ये एक डिफिकल्ट टाइम है जिससे कि आई थिंक बहुत ही समझदारी से और सूझबूझ से और मैक्सिमम इफिशिएंसी से हमें ये समय या क्राइसिस टाइड ओवर करना है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या कुछ मैनेजमेंट की कमी है? अगर ये क्राइसिस दिखाई दे रहा था, जिन देशों से हम कोयला ले सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे, जैसे कि इंडोनेशिया या और दूसरे मुल्कों से, तो क्या जहां पर सप्लाई लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, क्या हमने उसमें दूरंदेशी नहीं दिखाई है? मिस मैनेजमेंट का भी सवाल है केंद्र के स्तर पर भी, और राज्यों ने इसको अच्छे से प्लान नहीं किया राज्यों के स्तर पर भी। देखिए, कोई भी क्राइसिस होता है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो एक तरह से कलेक्टिव ही आती है। अब कोल स्टॉक्स भी इस वक्त जो मुझे पता चल रहा है कि जितनी मैक्सिमम मूवमेंट हो सकती है वो हो रही है, मगर जैसे कि सारे डोमेस्टिक उस पे बोझ आके पड़ रहा है। और जो वैगन मूवमेंट भी है वो रेक्स की कमी आज से नहीं है, कई सालों से वो चल रही है। और मैं समझता हूं इन सब इलाकों में मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, पार्टिसिपेंट्स को लाने की जरूरत है। मगर साथ साथ कई हमारे जो प्लांट्स थे वो इंपोर्टेड कोल पे बेस्ड थे। अब वो जो है इस वक्त आपके सारा जो लोड है वो डोमेस्टिक पे पड़ रहा है। जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो काफी ऊपर चली गई हैं। अब इसका ये है कि अगर आप वो बहुत महंगा कोल लेंगे तो आपके जो पावर टैरिफ है वो भी काफी ऊपर जंप कर जाएगा। तो प्रोड्यूसर की भी कोशिश ये होती है और एक्सचेंज में भी कि कम से कम आप कम कीमत पे बिजली दे सकें। और जो जैसे रेगुलेटर है या तो उसको वो टैरिफ इंक्रीज करना चाहिए। मगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी कोई हम ज्यादा समृद्ध देश नहीं है, और चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर होए, चाहे डोमेस्टिक होए, चाहे कमर्शियल सेक्टर होए, कोशिश यही होती है कि हम ज्यादा किफायती रूप से आगे चल सकें। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल अल्टीमेटली इंटरनेशनल सप्लाईज आर वेलकम, मगर डोमेस्टिक जितना हम मैक्सिमाइज कर सके। मगर इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके ड्यूज
काफी ज्यादा हैं जनरेटिंग कंपनीज को। 1,30,000 करोड़ के ऊपर करीब ड्यूज थे कुछ समय पहले। और इस चीज को हमें मिनिमाइज करना है कि हमने बिल्स की अदायगी करनी है, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि आप पे एज यू यूज, जो आपकी क्षमता है या कैफियत है, लेकिन आप लोगों उसी ने को ध्यान में रखते हुए आप करें। माफ करिए राजन साहब, मैं आपको थोड़ा टोक रहा हूँ जी, लेकिन मैं आपको टोक रहा हूँ, माफ करिएगा, लेकिन जैसे देखिए आपने स्मार्ट मीटर की बात करी। स्मार्ट मीटर को लेकर हालत आप सबको पता है कि बावजूद इसके कि सबसे ऊपर से केंद्र की सरकार हो, चाहे जो सबसे ज्यादा बड़े अफसर हैं वो भी चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर हो, लेकिन राज्यों में योजना फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर उस तरीके से जितनी संख्या में लगने चाहिए उतनी संख्या में कहीं नहीं लगे हैं, और ये एक बड़ा संकट है और ये एक साइकिल है जिस साइकिल का सामना आप सारे लोग कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं डर लगता है नेताओं को कि उनके इलाकों में, क्योंकि एक तरीके से वो वोटर को चोरी की बिजली सप्लाई होने देते हैं जिन इलाकों में असंगठित इलाके हैं या जो रेगुलर इलाके नहीं हैं उन इलाकों में। तो ये संकट तो राजनीतिक संकट भी है, स्मार्ट मीटर ना होना और सप्लाई लाइन की जो समस्याएं हैं उनका। आपने वजह फरमाया कि ये जो एक बिजली है वो एक पॉलिटिकल कमोडिटी बन गई है। हमारा एक समय था कि हमने सोवियत मॉडल कॉपी किया था कि पहले प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स शहरों में, बड़े बड़े शहरों में होते थे, उनको रिप्लेस करके मोनोलिथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कायम कर दिए गए। उससे जो स्टेट इंटरवेंशन और जो पॉलिटिकल प्रोमिसेस थे वो बढ़ने लगे, और एक्सपेक्टेशन फ्रीबीज का जो कल्चर है वो बढ़ने लगा, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे कुछ और कमोडिटीज हैं। अब ये हमें इस बात को गहराई से समझना होगा हर सिटीजन को कि जो बिजली है वो वातावरण की तरह एक फ्री चीज नहीं है आपके आसपास। ये मैन मेड कमोडिटी है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। इसको कर्जा लेके लोग अपने कारोबार चलाते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, और इसमें जितना कंपटीशन और फ्रीडम रहे वो बेटर है, मगर रेगुलेटर उसको रेगुलेट करे मार्केट को कि ये लॉ ऑफ द जंगल ना हो, वो दूसरा एक्सट्रीम है। हमें कंटेन करने हैं प्राइसेस भी, और प्राइसेस को कंटेन करने के लिए मैं समझता हूं कि हमें जो ये भाड़ा है ये बहुत महंगा पड़ रहा है, इसको स्टेट मोनोपोली है रेलवे पे, वो उसको आपको रिड्यूस करना है क्योंकि वो पैसेंजर फेयर को सब्सिडाइज कर रहा है। तो और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर इस पे कोल के ऊपर सेस लगाए हुए हैं, तो इन चीजों को कम करके ताकि बिजली की लागत पे, जो कोयला हमारा मोस्टली कोल बेस्ड है, हालांकि हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब की बातें करते रहते हैं, मगर मेजर डिपेंडेंस हमारा इसी पर है। तो इसके कॉस्ट मिनिमाइज करिए। दूसरी जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है, सिर्फ सप्लाई साइड सॉल्यूशन ना देखिए, हमें जो स्टार रेटिंग वाले एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ना ही सिर्फ प्रचार से, बल्कि जो उसमें मैं समझता हूं जो उसकी कॉस्टिंग है, जो एक्साइज ड्यूटी आप लगाते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स पे, वो जितनी आपकी हायर स्टार रेटिंग या एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है उस पे आप कम से कम लगाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वो चीज खरीदें। तो ये एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी की तरफ से आपने सिटीजन को भी बचाना है, कमोडिटी को भी बचाना है, और ग्लोबल वार्मिंग को भी बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कि क्या हमें अगले कुछ महीनों में राहत की सांस मिल सकती है? युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और सप्लाई चेन अभी भी यूं ही रहने वाली है। आपने मेरे से वो सवाल पूछा कि मैं तो आसमान की तरफ देखता हूं जब मुझे और कोई चारा नहीं दिखता। थोड़ी बहुत गर्मी रहम करे तो बेहतर है, मगर मैं समझता हूं कि हमें जिस तरीके के, एक और शो पे भी मैं कल पार्ट ले रहा था, मेरी ये धारणा है कि हम में जो ये टाइमिंग हमने बनाए हुए हैं मैक्सिमम एक्टिविटी के, उसको हमें चेंज करना चाहिए। जो हमारे वर्किंग टाइम्स हैं, अब सुबह 5:30 6 बजे रोशनी आ जाती, हम क्यों नहीं 7 बजे अपना काम 6:30 शुरू कर सकते और 2 बजे खत्म करते, ताकि जो
हीट पीरियड है, जो लोड है, उसको हम किसी तरह से घटा सकें। बाजार आपको खुले रखने पड़ेंगे शायद, चलिए शाम को आप बाजार खुले रख दीजिए। जब मैं बच्चा था तो दिल्ली जैसे शहर में दोपहर को आमतौर पर मार्केट्स बंद होती थी। अगर हम सब कुछ ऑन चाहते हैं, सब कुछ अपने वेस्ट उन कंट्रीज को एमुलेट करना चाह रहे हैं, हमें इन सब चीजों को अपने सेट, सप्लाई साइड सोल्यूशन, डिमांड साइड सोल्यूशन, और तीसरी बात ये कि ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। जैसे आपको घी तेल आपको फ्री नहीं मिलता, सब्जियां फ्री नहीं मिलती, ये उगानी पड़ती हैं, आसमान से नहीं गिरती। बिल्कुल। तो इसकी भी आपको सही प्राइसिंग और सही मेथोडोलॉजी ऑफ पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी ये बिजनेस आगे चलेगा। बाकी इस वक्त जो वर्कर्स हैं कोल माइंस में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए थी, मगर इस वक्त काम करना उन खानों में बहुत कठिन है इस गर्मी के मौसम में। उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम खरीद रहे हैं तो हम कुछ कर लें, मगर सबको इसको शेयर करना है। ये क्राइसिस और टाइम गुजर जाए, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजदान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।